Good morning, students. Today we will study about fungi, general characters, part 2. In this, we will talk about the range of thallus. Myself, Dr. Pratima Srivastav, Associate Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College, Kota. Students, we all know fungi shows thallus type of structure. ये जो थैलस है जिसे हम सुकाए कहते हैं, यह एक सरल वृद्धि अवस्था होती है जिसमें पादप का विभेदन जड़, तना और पत्ती में नहीं होता है और यह थैलस डेवलप होता है स्पोर्स के अंकुरण से। जब स्पोर्स किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम पर लैंड करते हैं जहाँ की दूसरी जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं जीवन की वो उपस्थित हों तो यह अंकुरित होने लगते हैं। ये कुछ थैलस के प्रकार जिसमें कि एक कोशिकीय, जिसमें जो तंतु है उसमें एक केंद्रक पाया जाता है, इसको हम कहते हैं मोनोकैरियोटिक। ये मोनोकैरियोटिक प्रकार का थैलस है। दूसरा प्रकार है जिसमें कि एक बहुकेंद्र की अवस्था देखने को मिलती है और इसमें पट नहीं पाए जाते हैं। पट यानी कि सेप्टम। तो ये नॉन सेप्टेट जो हाइफी हैं ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। इसमें बहुकेंद्रक पाया जाता है, बहुत सारे केंद्रक इसमें पाए जाते हैं और सेप्टा अनुपस्थित होते हैं। यह ऊमाइसिटीज एवं जाइगोमाइसिटीज की विशेषता है और इसको संकोशिक अवस्था कहते हैं। इंग्लिश में हम देखें तो ये है एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। जो सेप्टेट हाइफी हैं जहाँ पे कि सेप्टा पाया जाता है, पटयुक्त होते हैं, यह अवस्था मिलती है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज में और यहाँ पे पट सदैव पाए जाते हैं। ये पट भी दो प्रकार के होते हैं, इसको प्राइमरी सेप्टा या फिर दूसरा जो प्रकार है वो है अपस्थानिक सेप्टा, एडवेंटिशियस सेप्टा, अपस्थानिक पट। एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज और उनकी लैंगिक अवस्थाओं में ये पट माइटोटिक अथवा मियोटिक न्यूक्लियर डिवीजन के समय बनते हैं तथा पुत्री केंद्रकों को विभाजित करते हैं। जो हम अपस्थानिक पट की बात करते हैं, ये पट कवक जैसे कि मैस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना में पाए जाते हैं। ये पट सत्य समसूत्री विभाजन अथवा अर्धसूत्री विभाजन के अभाव में बनते हैं। The fungal spores, they give rise to a fluffy thallus consisting of a cottony mass of fine branched filaments. जैसा हमने पहले बताया कि स्पोर्स के अंकुरण से इन कवक तंतुओं का निर्माण होता है और ये लॉन्ग फाइन फिलामेंट्स, जिनको हाइफे या कवक तंतु कहते हैं, they extend into the air and they bear the reproductive bodies. The interwoven mass of thread-like hyphae is known as mycelium या कवक जाल। तो ये जो हाइफी है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम की संरचनात्मक इकाई है हाइफी। द माइसीलियम ग्रोज अपॉन अ मीडियम नोन एज सबस्ट्रेटम। लाइफ साइकिल में mycelium functions as the food procuring structure. It carries on the general activities of a plant cell, for example, absorption, digestion, respiration, excretion and growth, but not photosynthesis. जो सामान्य गतिविधियाँ किसी पादप कोशिका की होती हैं, जैसे अवशोषण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और वृद्धि, ये क्रियाएं
प्लांट सेल में संपन्न होती हैं, पर इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होने का कारण है कि इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। द माइसीलियम ब्रांच कंसिस्ट ऑफ हाइफी. It forms a loose and ramifying network by spreading in all directions within or over the substratum. अब बात आती है प्लैक्टन कायमा या फंगल टिश्यू की. The hyphae in fungal cells are organized loosely or compactly woven to form a tissue called प्लैक्टन कायमा. ये जो प्लैक्टन कायमा है, इसमें जो कवक के कोशिकाओं के जो कवक तंतु हैं, ये लूजली अरेंज्ड होते हैं और ये एक इस तरह की संरचना बनाते हैं जिसको कि प्लैक्टन कायमा कहा जाता है. प्लैक्टन कायमा के भी दो प्रकार हैं. एक है इसमें प्रोजन कायमा या प्रोसोप्लैक्टन कायमा. प्रोसोप्लैक्टन कायमा या प्रोजन कायमा में कवक सूत्र समानांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं अथवा आपस में एक दूसरे में अंतर्वलित होते हैं. इनकी लंबी कोशिकाएं एक दूसरे से सरलता से पहचानी जा सकती हैं. इन दिस टाइप द हाइफी आर लूजली इंटरवोवन लाइंग मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर. नेक्स्ट है स्यूडो पैरेन्काइमा या आभासी मृदुतक. इसको कूट मृदुतक भी कहा जाता है. पैराप्लैक्टन कायमा. इस ऊतक में जो कवक सूत्र हैं, इनकी गोलाकार या अंडाकार कोशिकाएं आपस में सटी हुई मिलती हैं. यह ऊतक उच्च पादप के मृदुतक यानी कि पैरेन्काइमा के समान दिखाई देता है. फिर हम बात करते हैं स्क्लेरोशिया. स्क्लेरोस एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हेड. यह संरचनाएं सामान्यतः पादप रोगजनक कवकों में रेस्टिंग स्टेज में दिखाई देती हैं. स्क्लेरोशिया इज ए हार्ड डोरमेंट बॉडी मेड ऑफ कॉम्पैक्ट हाइफी विच इज प्रोटेक्टेड बाय एक्सटर्नल थिकन्ड हाइफी. इनका कार्य अतिजीवता या सर्वाइवल है. इनमें जो साइज, शेप और डेवलपमेंट में काफ़ी विविधता होती है, जैसे छोटी, गोलाकार या अंडाकार अथवा बड़ी तथा विशिष्ट आकृति वाली संरचना हो सकती है. अनेकों बार जो कवक सूत्र हैं वो आपस में इस तरह से संगठित होकर विशेष संरचनाएं बनाते हैं और इन संरचनाओं में कवक सूत्र एक दूसरे से इस प्रकार से सटे हुए होते हैं कि एक टिश्यू के होने का आभास मिलता है, ऊतक के होने का आभास मिलता है. अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये अंकुरित होते हैं माइसीलियम के अंदर ही. फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम. फिर एक संरचना जो है एक प्रकार का थैलस जिसे राइजोमॉर्फ कहा जाता है. हिंदी में इसे कहते हैं तंतु जटा. तो राइजोमॉर्फ्स जो हैं ये रूट लाइक कॉम्पैक्टली इंटरवोवन हाइफी होते हैं. राइजोमॉर्फ्स आर द रूट लाइक कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इंटरवोवन हाइफी विच कंटेन्स डिस्टिंक्ट ग्रोइंग टिप्स. तो ये कवक सूत्रों की मूल सदृश संरचनाएं काष्ठ विगलनकारी तथा जड़ों को संक्रमित करने वाली कुछ कवकों में पाई जाती हैं. दे आर डार्क ब्राउन इन कलर. ये गहरे भूरे रंग की होती हैं. दीज आर हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन एंड पेरिनेशन, यानी कि यह अवशोषण में मदद करती हैं और चिरकालिकता यानी कि जब अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों में यह प्रोटेक्शन का काम करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आर्मिलेरिया मेलिया. बाहर इनमें ये जो भूमि के नीचे काफ़ी दूर तक फैल जाती हैं और एक मूल तंत्र से दूसरे मूल तंत्र को संक्रमित कर देती हैं. इनमें एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है. बाहर की मोटी भित्तियों वाली कोशिकाएं
रिंड का निर्माण करती हैं। इन पर श्लेष्म का एक आवरण भी पाया जाता है। तंतुजटा या राइजोमॉर्फ पर ड्राइनेस या एडवर्स कंडीशंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर एक कैटेगरी इसमें है एप्रेसोरियम। एप्रेसोरियम को हिंदी में कहते हैं आसंगांग। संक्रमण के समय कवकों में संलग्न अंग का निर्माण होता है, यानी कि एक अटैचमेंट ऑर्गन का निर्माण होता है जो कवक को परपोषी से चिपकने में सहायता प्रदान करता है। यह एक सूक्ष्म गोल पुटिका यानी कि वेसिकल के सदृश संरचना होती है। इसका उदाहरण है एरिसाइफी पक्सीनिया। तो एप्रिसोरियम इज ए टर्मिनल, सिंपल और लोब्ड swollen structure of germ tubes of infecting hyphae found in many parasitic fungi जैसे रस्ट कॉज करने वाली पक्सीनिया, पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करने वाली एरिसाइफी। इट एडहियर्स टू द सरफेस ऑफ द होस्ट एंड हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ इन्फेक्शियस हाइफी। नेक्स्ट है हॉस्टोरिया या चूषकांग। दे आर इंट्रासेल्युलर एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई। ये कुछ विशिष्ट परजीवियों में विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं जो चूषकांग कहलाती हैं। ये होस्ट की कोशिका भित्ति को भेद करके एब्जॉर्प्शन द्वारा परजीवी को पोषण प्रदान कराने में सहायक होती हैं। यह पैरासिटिक हाइफी से लेटरल अतिवृद्धियों के रूप में निकलती हैं। इनके द्वारा जो एंजाइम्स का सीक्रीशन होता है वह पोषक कोशिका के प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट्स का अपघटन करते हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल है वो है स्क्लेरोस्पोरा एवं एरिसाइफी। दे आर इंट्रासेल्युलर एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई meant for absorbing food material from the host. They vary in shape and may be knob-like, elongated, finger-like or branched. They secrete some specific enzymes which hydrolyze the proteins and carbohydrates of the host cell. फिर हम बात करें तो हाइफल ट्रैप्स, इनको कवक सूत्रीय पाश भी कहते हैं। ऐसे कवक जो कि कृमियों को पकड़ सकते हैं, यानी कि ये जो निमैटोड्स हैं उनको पकड़ लेते हैं, परभक्षी या प्रेडेशियस फंजाई कहलाते हैं। तो ये जो परभक्षी फंजाई हैं ये ऐसे स्टिकी हाइफी डेवलप कर लेते हैं, चिपकने वाले हाइफी डेवलप कर लेते हैं जिन्हें कि कवक सूत्रीय पाश कहते हैं या स्नेयर कहते हैं। सबसे सरल पाश बस चिपकने वाला तंतु या बल्ब होता है। ये प्रकार डेक्टाइलेरिया एलिप्सोस्पोरा में देखने को मिलता है। फिर है स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा जो हैं ये कॉम्पैक्ट सोमैटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं मच लाइक मैट्रिसेस। इनमें फ्रक्टिफिकेशंस फॉर्म होते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई या फंजाई में पोषण। जैसा पहले भी बताया जा चुका है कि दे आर हेट्रोट्रॉफिक। ये विषम पोषी होते हैं। दे डोंट प्रोड्यूस देयर फूड बाय देयर ओन बिकॉज दे लैक क्लोरोफिल, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सोर्स, फंजाई आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स सच एज सेप्रोट्रॉफ्स या सेप्रोब्स। सेप्रोट्रॉफ्स जो हैं इनको अपना पोषण मृत और सड़ते हुए ऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थ से मिलता है बाय रिलीजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स which digest the substratum and then absorb nutrients. For example, mucor, agaricus, rhizopus, bread molds जिन्हें हम कहते हैं। कुछ परजीवी या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो those fungi which derive their nutrition from other living plants or animals, वे कवक
जो दूसरे जीवित पादपों और जंतुओं से अपना भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं वह परजीवी फंजाई या परजीवी कवक कहलाते हैं। दे मे बी फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट। द फैकल्टेटिव पैरासाइट्स are found in a variety of tissues and often cause soft rot of the tissue, for example, Astelaco. Also called facultative saprophytes, were some fungi which grow on the dead organic material in the absence of living host. यानी कि किसी जीवित होस्ट की अनुपस्थिति में कुछ फंजाई डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अस्टिलैगो, स्फैसिलोथिका, टॉलिपोस्पोरियम। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वे परजीवी होते हैं जो कि केवल लिविंग प्रोटोप्लाज्म से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेविनेलिया और पक्सीनिया। There are present another type of parasites जिनको कि एक्टोपैरासाइट्स या एक्टोफिटिक पैरासाइट्स भी कहा जाता है। They grow on the host cell surface and absorb nutrients through hostoria. ये होस्ट के सरफेस पर, सतह पर की कोशिका की सतह पर पाए जाते हैं और ये चूषकांग के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूकर और एरीसाइफी। Some parasites ग्रो इनसाइड द होस्ट सेल। अगर वो होस्ट सेल के अंदर हैं तो इन्हें एंडोपैरासाइट्स या एंडोफाइट्स भी कहा जाता है, सच एज पाइथियम और पक्सीनिया। पहले भी हमने बताया कि प्रीडेशियस या परभक्षी कवक सॉइल फंजाई कहलाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन सॉइल और ये एक रिंग लाइक नोज, इनमें एक वलय के जैसी एक संरचना होती है जो कि एनिलिड्स को या निमैटोड्स को जकड़ लेती है। फॉर एग्जाम्पल आर्थ्रोबॉट्राइस, जूफैगस, डेक्टाइलेलिया, डेक्टिलेला। अब ये जो डिफरेंट प्रकार के पोषण या न्यूट्रिशन देखें हमने, इनमें जो मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर्स हैं या जो मॉडिफिकेशंस हुए हैं वो इस तरह के पोषण को स्वीकार करने में कवक को मदद करता है। तो यह भी एक तरह से अनुकूलन ही है जिसमें कि अपनी आवश्यकता के अनुसार कवक अपने हाइफल स्ट्रक्चर्स को रूपांतरित कर लेते हैं। एक प्रकार इसमें और है, वो है सिम्बायोटिक या सहजीविता। तो सहजीविता स्टूडेंट्स हमने पहले भी पढ़ा है कि दो ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं और ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कवकों का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ होता है। अगर यह शैवालों के साथ है तो लाइकन कहलाता है। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी इज कॉल्ड एज द लाइकन्स। इस सहजीवी रिलेशन में, सिम्बायोटिक रिलेशन में, जो एस्कोमाइसिटीज़ या बाइसीडियोमाइसिटीज़ के सदस्य हैं, दे प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये जल और पोषण प्रदान करते हैं। वेयर एज दी एल्गी यानी कि जो ग्रीन या एल्गी है या साइनोबैक्टीरिया है, प्रोड्यूसेस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और ये इनको भोजन प्रदान करते हैं। ओनली ए पार्ट ऑफ द वेजिटेटिव माइसीलियम फॉर्म्स रिप्रोडक्टिव यूनिट। यदि कायिक कवक जाल का केवल एक ही पार्ट जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट बनाता है और द रेस्ट रिमेन्स वेजिटेटिव, यानी कि जो दूसरा भाग है वो कायिक रह जाता है, तो ऐसे फंजाई को यूकार्पिक कहते हैं। कुछ ऐसे यूनिसेलुलर फंजाई हैं जहाँ की द होल ऑफ द वेजिटेटिव सेल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड दे आर नोन एज होलोकार्पिक। अब स्टूडेंट्स, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम इसका जनन पढ़ेंगे। कवकों में कितने प्रकार का जनन देखने को मिलता है।
और आप जो पहला पार्ट है उसको देखकर ज़रूर इस सेकंड पार्ट को पढ़ें, कंटिन्यूएशन में समझें। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल CCE Raj JDB GGC कोटा।